नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश पे, जिसमें हर रविवार दोपहर 2 बजे हफ्ते दर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से बाजार की दिशा कैसी रहेगी। बीता हफ्ता काफ़ी दर्द दे के गया, खासतौर से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, खासतौर से नया हाई लगने के बाद, लेकिन बाजार जैसे ही एफआईएस की वापसी हुई ऊपर टिक नहीं पाया और लगातार जो है हम 3-4 दिन बाजार की जो गिरावट रही वो और ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दी शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार के दिन हमने देखा 25,650 भी टूटता हुआ दिखाई दिया, हालांकि क्लोजिंग जो है उसके ऊपर आई 25,683 के आसपास। अब यहाँ से बाजार की दिशा क्या होगी, क्योंकि हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहाँ पर दो बड़े ट्रिगर हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रिगर Q3 के नंबर्स, जो कि अब मंडे से आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा बड़ा ट्रिगर हमारे लिए बाजार के लिए बजट है, जो कि 1 फरवरी को आना है। तो इन दो बड़े ट्रिगर के बीच में क्या बाजार में ये गिरावट का माहौल बना रहेगा? एफआईआईस की बिकवाली क्या ऐसे ही जारी रहेगी? ट्रंप साहब जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं उसका असर दुनिया भर के बाज़ारों पर और भारतीय बाज़ारों पर कैसा रहेगा, इस पर बातचीत करते हैं और इसका हल जानने की कोशिश करते हैं। और इसको जानने के लिए हमारे साथ आज के जो विशेष मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राघव अयंगर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, CEO 361 एसेट के। राघव सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, हर बार आपके चैनल पे आता हूँ तो 3 दिन पहले मार्केट गिरता है। एक चीज देखा है, ये मेरा तीसरा या चौथा आपके साथ विजिट है जी, और उजाला के साथ, और हर बार मैं आता हूँ तो दिस वीक द वीक इज ऑलवेज थोड़ा वीक होता है। कोई बात नहीं सर, लेकिन ये आप आ जाते हैं उसके बाद से मजबूत हो जाता है ना सर। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि पहले की आपको बुलाया इसीलिए जाता है कि अब जो हो चुका वो बीत गया, अब यहाँ से आप संभालिए बाजार को। तो सर, कैसे देख रहे हैं सर? एक तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की भी बात कर लेते हैं। ये जो मतलब अब ये 500% की जो बात हुई उसके बाद पैनिक थोड़ा बढ़ गया मार्केट में। मतलब इससे कोई खास फर्क पड़ रहा है सर कि 50% है या 500% या 5,000%? बिजनेस तो वैसे भी नहीं होना जब तक कि उसको लेकर के कोई फाइनल ट्रेड डील नहीं होती है। तो ये जो प्रेशर भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर लगातार ट्रंप साहब की तरफ से हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? एक चीज हो गया विपुल, लास्ट 1 साल में ना आई थिंक दुनिया थोड़ा उलट पुलट हो गया। जब ट्रम्प साहब आए थे ऑलमोस्ट 1 साल होने को हो गया अभी, फरवरी नवंबर 24 में इलेक्ट हुए थे, जनवरी 25 में ऑफिस अज्यूम किए थे, और आपको पता है अप्रैल फर्स्ट वीक में उन्होंने वो लिबरेशन डे का सैंक्शंस मारा था। बिल्कुल। एंड वो सैंक्शंस में हमारा ठीक ठाक था, मतलब हम आसपास थे विद द वर्ल्ड, और फिर वो उन्होंने हमारे ऊपर वापस 25% मार दिया। सो टुडे आज के तौर पे वी आर एनीवे अमंग्स द टॉप 5 कंट्रीज एज फार एज सैंक्शन परसेंटेज इज कंसर्न। बिल्कुल। हमारे आसपास के पड़ोस के आसपास सब 20% के आसपास है। वियतनाम जैसे बहुत बड़ा मार्केट में वो 20-25% से कम है। वी आर एनीवे, मैं बोलता हूँ क्या, आर प्राइसेस आर एनीवे अनकॉम्पिटिटिव, जैसे आपने बताया था। बट एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा है कि हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और ये सैंक्शंस के कारण या ये टैरिफ्स के कारण हमारे कंपनीज ने काफी डाइवर्सिफाई कर दिया लास्ट 4-5 महीने में। हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे कंपनी जैसे टेक्सटाइल कंपनीज थी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू यूएसए, आज नए मार्केट्स ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं और मिल रहे हैं उनको। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग टू ट्राई एंड कंप्लीट ट्रेड डील्स विद अदर इम्पोर्टेंट पीपल। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग ने अभी न्यूजीलैंड के साथ खत्म किया है। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग विद यूरोपियन यूनियन अगले हफ्ते। तो ये काम चल रहा है, काफी रफ्तार से चल रहा है। अभी यूएस इंडिया का हमने सोचा था, जब आया था, जब ट्रम्प साहब आए थे, हमने सोचा कि हमारा इकोनॉमी विल बी द फर्स्ट 5 टू गेट अ डील, पर वो हुआ नहीं। अभी तक 9 महीने होने को हो गया ऑलमोस्ट, एंड हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया चीज आ जाता है। तो आई थिंक हमारे कंपनीज थोड़े अभी ये टैरिफ्स को थोड़ा, आई कांट से इग्नोर कर सकते हैं, बट आई थिंक उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। इंडियन कंपनीज बहुत स्मार्ट है, बहुत केपेबल है, बहुत मेहनतवर है। सो आई थिंक दे हैव गॉन आउट एंड सेड अगर ये नहीं होगा तो और किधर कर सकते। तो आई डोंट थिंक हमारे कंपनीज ट्रेड डील के इंतजार कर रहे हैं। अगर ट्रेड डील आ गया बाय चांस, आई मीन अभी हर हफ्ते हम सुनते हैं अगले हफ्ते कुछ ट्रेड टॉक्स होने वाला है, उसके अगले महीने ट्रेड टॉक्स होने वाला है, अगर कुछ हो गया तो इट विल बी अ ग्रेट पॉजिटिव। अगर नहीं हुआ तो आई थिंक मार्केट विल लर्न टू लिव विद इट। ठीक सर। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल दूसरा है सर,
वो जुड़ा हुआ है विदेशी निवेशकों की बिकवाली के साथ। आप मतलब कैसे देख रहे हैं अब बाजार के लिए? क्या यहाँ पर हमारी एक ग्रोथ अच्छी है, इंटरेस्ट रेट कम है, कंपनियों के नतीजों से अब देखते हैं, हो सकता है ये भी अब बेहतर होते हुए दिखाई दे। कम से कम Q3 के बिजनेस अपडेट्स तो काफ़ी इंकरेजिंग दिखाई दिए, चाहे वो ऑटो सेल्स के नंबर हो या फिर अभी बहुत सारी कंपनियों ने जो बिजनेस अपडेट जारी किए, बैंकों में काफ़ी अच्छा अपडेट है। अच्छा तो करके वो फिर एफआईएस को अभी और क्या चाहिए सर? दो तीन चीज चाहिए। आई थिंक एक तो आई थिंक थोड़ा करेंसी में स्टेबिलिटी हो जाएगा तो अच्छी अच्छी बात है। आई थिंक ये करेंसी जो डेप्रिसिएट हुआ है लास्ट 3 महीने में, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है विपुल, क्योंकि उनके रिटर्न्स डॉलर डिनोमिनेटेड है, हमारे रिटर्न्स आपके और मेरे रूपी डिनोमिनेटेड है। उनके रिटर्न अगर समझो किसी ने 85 रुपीज पे खरीद के 90 रुपीज पे बेचना पड़ा, तो उनका 3% तो लॉस, 4-5% के लॉस तो ऐसे ही करेंसी में ही हो गया। सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग। नंबर टू, आई थिंक अभी क्या हो रहा है, लास्ट आप देखो 2025 में एनी इकोनॉमी विच हैड एआई ड्रिवन इकोनॉमी, जैसे साउथ कोरिया है या चाइना है या यूएस है, उनके मार्केट्स में काफी बड़ापन आया है। एंड इंडिया इज सीन टू बी सॉर्ट ऑफ एंटी एआई मार्केट। हम हमारा इन्वेस्ट, दुनिया को लगता है हमारे कंपनीज या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई ज्यादा इंक्लूडेड नहीं है। अब ये बात तो सही नहीं है, बट ऐसे परसेप्शन है। जी। जब ये एआई एंटी एआई ट्रेड हो सकता है, ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3-4 महीने में लोगों को समझ में आएगा क्या एआई में, जैसे 2000 में इंटरनेट जब आई थी, बहुत सारे कंपनीज के भाव बढ़ गए थे, और उसमें से 3-4-5 ही सरवाइव कर पाए, बाकी सब डिसअपियर्ड हो गए। करेक्ट? आई थिंक मेरे हिसाब से एआई में भी ऐसे होगा, और जब वो होगा तो आई थिंक सम पार्ट ऑफ एंटी एआई ट्रेड जो बोलते हैं वो हमारे हिसाब से आ जाएगा। नंबर टू, आई थिंक हमारे थोड़े शेयर प्राइसेस, आपको याद होगा हम लोग ने बात किए थे 6-7 महीने पहले, वाज ऑलरेडी अ लिटिल, वैल्यूएशंस वो थोड़े बड़े थे। अभी के हिसाब से विद दिस रिसेंट फॉल, जो आपने बताया कंपनीज के रिजल्ट, जो इनिशियल फ्लैशेस आ रहे हैं, और होपफुली ये क्वार्टर का नंबर जो अगले हफ्ते से निकलना चालू हो जाएंगे, आई थिंक आवर मार्केट्स आर मच मच मोर रीजनेबल वैल्यूएशन। तो ये दो पॉजिटिव है, एक तो रीजनेबल वैल्यूएशन आ गई है, और करेंसी मेरे ख्याल से अभी 90 रुपए के आसपास घूमना चालू हो गया। तो आई थिंक ये दो चीज, प्लस अगले हफ्ते अगर रिजल्ट ठीक ठाक निकले तो आई थिंक देयर इज अ गुड चांस दैट ये सेलिंग का थोड़ा इंटेंसिटी से जब बढ़ गया था लास्ट 3-4 महीने में, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी ये, आई थिंक गवर्नमेंट दे विल हैव टू सी बजट में क्या होगा। अगर एफआईएस को लगता है बजट कंटिन्यूटी है, हमारा फिस्कल डिसिप्लिन अभी भी मेंटेन्ड है, हमारा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स अभी भी जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर या कंजम्पशन पे, सोशल स्पेंडिंग ठीक ठाक हो रहा है, आई थिंक दे विल कम बैक। माय व्यू इज सेकेंड क्वार्टर के बाद, दैट इज पॉसिबली जुलाई अगस्त के बाद, देयर विल मे बी सी सम रिवर्सल जुलाई उनके अगस्त। अंदर। जी। सो मेरे हिसाब से आई थिंक व्हाट इंडियन इन्वेस्टर्स आर डूइंग, सबसे बेहतर काम हो रहा है। अभी आप देखेंगे आज म्यूचुअल फंड के सिप नंबर्स पब्लिश हुए थे, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हो गया है, 31,000 करोड़ का मंथली सिप बुक हो गया था। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोविड के टाइम पे 2020 में ये नंबर 6-7 हजार करोड़ के आसपास थे। तो ऑलमोस्ट आप सोचिए 5 साल में ऑलमोस्ट 5-6 गुना बढ़ गया है बेसिकली, तो विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। तो कैपिटल का शॉर्टेज नहीं है, तो जो भी ये एफआईएस बेच रहे हैं, इंटेंसिटी के साथ बेच रहे हैं, बट मार्केट में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी भी लिक्विडिटी है। ठीक। आपने अभी बात की म्यूचुअल फंड एसआईपी को लेकर के, हालांकि हाँ जी। मैं इस पर आता थोड़ी देर में आता, लेकिन आपने जिक्र छेड़ा है तो इसकी भी बात कर लेते हैं। ये बात सही है कि जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग हैं, और इन्हीं नंबर्स ने जो है भारतीय बाज़ारों को संभाला है। जिस तरीके से एफआईएस की बिकवाली रही है, अगर ये 2008-2010 का दौर होता तो हमारे बाज़ार पता नहीं कहाँ पे खड़े होते। वहाँ पे होते हैं, बिल्कुल। absolutely। तो कम से कम हम टूटे नहीं, ये बड़ी बात है कि हम टूटे नहीं, उसी के आसपास ही हैं। तो सवाल ये उठता है सर, लेकिन अभी जो नंबर्स देखने को मिले हैं उसमें हमने देखा कि बड़ा चंक जो है वो गोल्ड ईटीएफ और ईटीएफ्स की तरफ ज़्यादा गया, इक्विटी में इन्फ्लो घटा है। क्या अब जो निवेशक हैं उनका भरोसा डगमगा रहा है इक्विटी में, या फिर कैसे देख रहे हैं इसको? ये जो नंबर्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो एक चीज होता है विपुल, दैट हमारे इन्वेस्टर, इंडिया में नहीं, बाकी दुनिया भर में भी आप देखो, जहाँ रिटर्न बन रहा है इन्वेस्टर वो उसकी की तरफ भागते लगते हैं। वो एक थोड़ा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो रिटर्न तो कम, रिटर्न पास्ट टेंस हो गया, आप अभी वापस पैसे डाल रहे हो, तो बट हाँ, बट वो एक बिहेवियर है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से एक तो वो है। नंबर टू, आई थिंक आजकल इन्वेस्टर को अभी थोड़ा अभी महसूस हो रहा है क्या इक्विटी के बाहर भी थोड़ा देखना चाहिए।
और चांदी सोना में तो बहुत एनीवे इंडियन इन्वेस्टर्स को तो पहले से ही प्रेम है। आपको भी पता है, आई थिंक रूमर है कि हमारे पास $5 ट्रिलियन के गोल्ड है घर पे। एंड इंडिया वाज ऑलवेज बीन द अमंग्स द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। ये हमारा एक्चुअली रूपी डेप्रिसिएशन का एक ही बड़ा सा कारण भी हो सकता है, हम्म, करेक्ट। तो आई थिंक एक चीज हो गया यहाँ पे, क्या ये वो भी एक है। नंबर टू, तो लास्टली आई थिंक थोड़ा मल्टी एसेट फंड के तौर भी जो पैसे आ रहा है इज ऑल्सो वेरी गुड साइन, बिकॉज इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि यार एक एसेट में डालने से एक मल्टी एसेट फंड के फॉर्मेट में डालो। मल्टी एसेट फंड गोल्ड भी ले सकता है, गोल्ड सिल्वर भी ले सकता है, इक्विटी भी ले सकता है, डेट भी ले सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बन के इन अ एफिशिएंट फॉर्मेट वो उनका भी अच्छा खासा रिजल्ट निकल सकता है। सो ये नॉर्मल है, बिल्कुल ये कुछ हम्म, नई बात नहीं। आप पहले 4-5 साल पहले भी देखो, जब गोल्ड पहले भागने लग गया था, सेम थिंग हैपेंड। एक साल पीपल सी एक साल का रिटर्न एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म है और एक साल बहुत कम समय है कुछ ही एसेट क्लास को देखने के लिए। पर मेरा एक मानना है, क्या गोल्ड एंड सिल्वर शुड बी पार्ट ऑफ एवरी इन्वेस्टर एलोकेशन अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और And, आप आपके हिसाब से आपको जो डालना है आप डालिए। मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ, मोस्ट ऑफ माय मनी सिट्स इन मल्टी एसेट फंड, क्योंकि मेरे हिसाब से एक फंड मैनेजर ऊपर बैठा हुआ है, एक टीम बैठी हुई है जो देख रही है क्या कौन सा एसेट क्लास ठीक ठाक कर सकती है यहाँ से, या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या ये स्विच करके दूसरे एसेट में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से वो एक अच्छा फॉर्मूला है। एंड बेसिकली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, मेरे हिसाब से मल्टी एसेट फंड्स में डालना चाहिए। जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस जानते हैं, जैसे आप ये सब अभी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हो, $55, MCX ₹2 लाख, या गोल्ड का $4,500, हम्म, इसका इंपोर्ट कैसे होता है, इसका स्टोरेज कैसे होता है, इसका फ्यूचर, ये थोड़ा एक मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक जैसी चीज हो गई है। तो इसके बिल्कुल। ऊपर भी जिसके पास ज्यादा रिसर्च कैपेबिलिटी है, जिसको थोड़ा पढ़ाई लिखा ज्यादा है, यस डेफिनेटली आप ETFs के थ्रू जा सकते हैं इसके अंदर। पर जिसके पास ये नॉलेज नहीं है या जिसके पास समय नहीं है ये सब करने के लिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मल्टी एसेट फंड्स की ओर देखिए। बिल्कुल, तो मल्टी एसेट फंड एक बेहतर विकल्प है। उसमें आपको हर तरह का जो है रस मिलेगा। इसमें आपको हाँ जी, इक्विटी का हाँ भी जी। मिलता है। समय अगर ख़राब चल रहा है तो आपको या ये जो गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न है वो आपका रिटर्न जो है कंपनसेट कर देते हैं, अगर बाज़ार नहीं चल रहा है तो वो एक हाँ जी। बेहतर विकल्प हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर लेकिन एक बार ज़रा स्क्रीन पर ज़रा एमफी के नंबर्स अगर हो सके तो दिखा दीजिए। तो एमफी के नंबर्स पे थोड़ा सा डिटेल में आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे कि ये नंबर किसी भी तरीके से परेशान करने वाले तो नहीं दिखाई दे रहे ना सर। अभी हम देख रहे हैं कि सबका रुझान जो है वो फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हाँ जी। बीते 2-3 महीनों का ट्रेंड तो देख रहे हैं। वो जो हाँ जी। स्मॉल कैप का जो एक मतलब एक जलवा था वो थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, वो होना भी चाहिए था जिस तरीके से। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप नहीं नहीं, मुझे जी। मुझे मुझे कुछ तकलीफ नहीं है विपुल, बिकॉज हर आदमी का अपना अपना इन्वेस्टमेंट नीड होता है। और ये आप देखोगे, ये चार्ट मोरलेस सिमिलर ही है, लास्ट 3-4 महीने से यही ट्रेंड चलते जा रहा है। हम्म, फ्लेक्सी कैप सबसे आसान फंड है मेरे ख्याल से। आपको याद होगा, आपके शो में मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जा रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, फर्स्ट फंड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए। हम्म, क्योंकि आपको एज एन इन्वेस्टर आपको एग्जैक्टली पता नहीं रहना चाहिए कि आप लार्ज कैप में जाना चाहिए, मिड कैप या स्मॉल कैप। जैसे मैंने मल्टी एसेट के बारे में बोला था, दो स्कीम में तो हर इन्वेस्टर का पैसा रहना चाहिए मेरे हिसाब से, एक मल्टी एसेट फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड। और वही आप देखो, वही आप के हिसाब से वो हो रहा है। सेक्टोरल में आप जानते हो, एक टाइम पे थीमेटिक फंड्स का एक NFO का एक चल रहा था। आई थिंक मेरे ख्याल से दिसंबर में ज्यादा नहीं थे, इसलिए उनके नंबर थोड़े घट गए। बट मिड कैप और स्मॉल कैप यही रेंज पे घूम रहे हैं, ±1,000 करोड़। और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट स्मॉल कैप का नंबर देखे तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि लास्ट एक साल का तो आपको पता है स्मॉल कैप का इंडेक्स कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिया, मेरे ख्याल से नेगेटिव है। बट बिल्कुल। फिर भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जान पहचान वाले इन्वेस्टर हैं, उनको पता है क्या ये 1-2 साल अगर रिटर्न नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक रहना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। और सेम थिंग विद मिड कैप ऑल्सो। और ये लास्ट कैटेगरी तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। फंड मैनेजर लार्ज भी ले सकता है, मिड कैप भी ले सकता है, और उसके पास थोड़ा स्टफ है ये लेने के लिए। तो आई थिंक मुझे इसके ऊपर बिल्कुल जीरो कमेंट है। जो आपने बताया था गोल्ड सिल्वर ETF, वो तो नॉर्मल है। खाली नंबर्स ऑब्वियसली बढ़े इस बार, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में भी बहुत ज्यादा हो गए। और जैसे अमर उजाला जैसे चैनल
बहुत सारा आपने बहुत नॉलेज दे दिया लोगों को, क्या-क्या रिटर्न्स आया है, गोल्ड में क्या चल रहा है और लोगों को पता है आजकल, क्या गोल्ड में क्या चल रहा है, सिल्वर में क्या चल रहा है और जहाँ पे भी थोड़ा अनसर्टेनिटी आता है, इंडियन इन्वेस्टर्स सेफ्टी की तौर भागते हैं और सेफ्टी के हिसाब से गोल्ड तो मतलब आपको भी पता है गोल्ड इज सीन टू बी अमंग्स द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन द कंट्री। वो प्राइस अभी पता नहीं है, अभी वो 4,500 का $5,000 हो जाएगा या 4,500 का 4 हो गया वो पता नहीं है। बट मेरे हिसाब से एक छोटा सा कोर एलोकेशन हर इन्वेस्टर का थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में रहना ही चाहिए। गोल्ड, हम्म। सिल्वर और थोड़ा कमोडिटीज में, और कमोडिटीज में तो ये सबसे बड़े कमोडिटी यही दो है। इसके पीछे तो बहुत सारे और भी है, ऑयल भी है, कॉपर भी है, वो तक अभी तक आई नहीं है यहाँ पे। जब वो आएंगे उसमें भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट बिल्कुल। अगेन मैं वापस सॉरी मैं नहीं बार नहीं, बार ठीक है। वही बोलूंगा क्योंकि ये आपका चैनल है, ये 2 बजे हमारा शो, संडे शो, मेरे बहुत सारे मित्र देखते हैं इसको, जो जी। म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट कभी किए ही नहीं। हम्म। वो अभी तक काफी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में ही पैसे रखे हुए हैं, तो उनके लिए मेरा वही है रिक्वेस्ट कि आप प्लीज आप एक मल्टी एसेट फंड देखिए और एक फ्लेक्सी कैप देखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करने के लिए। एक बार थोड़ा आपको नॉलेज आया, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया, आपको थोड़ा समय बीत गया, देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल एसेट क्लासेस लाइक सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ एक्सेट्रा। जी। अगला अवसर, चूंकि अब मैक्रो पे हमने थोड़ी सी बात कर ली, म्यूचुअल फंड पे बात कर ली, एक मेरा सवाल एसआईएफ पे भी रहेगा आगे चल करके, कि ये कितना महत्वपूर्ण है, किन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसका अगर आप जवाब दें। उसके बाद से ज़रा बजट पे थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे और Q3 के नंबर्स को लेकर और कुछ एक सेक्टर को लेकर के। तो पहले ज़रा ये बताइए कि एसआईएफ किन के लिए ज़रूरी होता है। अभी भी बहुत लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं और अभी भी जो है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो सके फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के वो पहुंचाई जाए, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या है एसआईएफ को लेकर के? देखिए एसआईएफ एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। मेरे हिसाब से ये बहुत इनोवेटिव चीज रेगुलेटर ने निकाला है। बिकॉज एसआईएफ की बढ़िया क्या है, क्या इट गिव्स यू सिंप्लिसिटी। म्यूचुअल फंड की जैसे सिंपल चीज है, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए, रिडेम्पशन के लिए, सब ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड के हिसाब से है। बट थोड़े बहुत इनोवेशन जो ऑल्टरनेट्स में होता है, लॉन्ग शॉर्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स लेके, जो अभी तक एआईएफ के अंदर होता था मोस्टली, या बहुत ही स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर अपने खुद करते थे, अभी वो दोनों जुड़ के एसआईएफ आ गया है। सो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एसआईएफ्स। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। हम बहुत सारे फंड हाउसेस 361 को भी रेगुलेटर ने अप्रूवल दिया है ये फंड लॉन्च करने के लिए। बहुत सारे लोग आ गए ऑलरेडी मार्केट में। अभी तो म्यूचुअल फंड एयूएम और एसआईएफ एयूएम में बहुत, मतलब बहुत छोटा चीज है। मतलब मेरे हिसाब से एसआईएफ एयूएम 3-4 हजार करोड़ ही नहीं होगा। म्यूचुअल फंड आपको पता है 81 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। बट मेरे हिसाब से आई थिंक इन द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं, जो थोड़े इन्वेस्टर जो थोड़े रिस्क समझते हैं, जो डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन समझते हैं, आई थिंक उनके लिए एसआईएफ्स बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए मेरे हिसाब से आई थिंक रेगुलेटर ने भी, सेबी ने भी उनका मिनिमम टिकट 10 लाख रुपया किया है। इट इज नॉट फॉर प्योर रिटेल, इट इज नॉट फॉर समबडी जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या नहीं कर सकता है। और एसआईएफ्स में आप देखोगे तो ये स्पेशली ये मार्केट में बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये एसआईएफ डू वेरी वेल इन वॉलेटाइल मार्केट्स, वेरी वेरी वेल इन वॉलेटाइल मार्केट्स। जो हमारे आप देखोगे लास्ट 12-15 महीने से अपना मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। आई मीन एक और ये आपने जो बताया था शो के बिगनिंग में ही, और हर बार मैं मेरे ही हो जाता हूँ, मैं वो मैं वीक के बाद आ जाता हूँ जो थोड़ा नेगेटिव वीक होता है। बट आप सोचिए 3 हफ्ते पहले यही नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव था। बिल्कुल। आप दिसंबर 15 के आसपास आप रिवाइंड करेंगे तो उस टाइम सब ठीक चल रहा था, रिजल्ट अच्छे आने वाले थे, लोग बोल रहे थे कि ये अपना ट्रेड डील हो जाएगा थोड़ा ये, और ये देखिए लास्ट 10 दिन में कितना माहौल चेंज हो गया। तो वो वैसे इन्वेस्टमेंट माहौल में एसआईएफ्स आर वेरी वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट्स टू थिंक ऑफ पुटिंग मनी। बिल्कुल। अब सर थोड़ा सा और ज़्यादा, चूँकि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो शेयर बाज़ार में जो निवेश करता है वो इस कार्यक्रम को देखता है और वो आप जैसे एक्सपर्ट्स के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करता है। तो आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं और सबसे पहले बात बजट की। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते हैं। बजट आ रहा है, फर्टिलाइज़र खरीद लो, रेलवे खरीद लो, डिफेंस खरीद लो, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले इस बजट में ऐसा क्या हो सकता है जो बाज़ार में थोड़ी जान फूंक सकता है? सरकार पहले ही जीएसटी कट कर चुकी है, एक बड़ा फैसला कर चुकी है। सरकार के पास रेवेन्यूज़ वैसे ही घट रहे हैं। ऐसे में क्या वो ट्रिगर हो सकते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर
कैपिटल गेन को लेकर के कोई फैसला हो जाए तो वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए। सबकी अलग अलग बातें। आपके हिसाब से बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर बजट से क्या हो सकता है? थिंक सॉरी विपुल, मैं थोड़ा बोरिंग आदमी हूँ। मुझे तो बजट बहुत एक न्यूज़ आइटम लगता है। यस, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। मुझे तो एक्चुअली पोस्ट बजट मार्केट में या पोस्ट बजट डॉक्यूमेंट में बहुत इंटरेस्ट है। प्री बजट में वही है, आई मीन आप देखेंगे लास्ट 5-6 साल से लोग वही बोलेंगे, हम लोग आके बोलेंगे टैक्स कटना चाहिए, कैपिटल गेन्स निकलना चाहिए, एग्जेम्पशन बढ़ना चाहिए, मिनिमम इनकम बढ़ना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड टू माय माइंड लास्ट 1 साल में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी कुछ चीज कर दिया है। हमारे लिए, फॉर मी पर्सनली एंड फॉर अस, आई थिंक व्हाट वी लाइक टू सी, थोड़ा कंटिन्यूटी देखना चाहिए, पॉलिसी का कंटिन्यूटी। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विपुल यही चाहते हैं, क्या आपका जो पॉलिसी चल रहा है वो पॉलिसी कंटिन्यूस है या कुछ आप हर साल उसको उलट पलट करते हैं। अगर हमारा पॉलिसी कंटिन्यूस है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, बजट इज जस्ट अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। आप जरा देखिए, इट इज लाइक अ, जैसे हमारा और आपका बजट होता है, घर का बजट, ये कंट्री का बजट है। इनका रिसीव्स क्या है, इनका पेमेंट्स क्या है। और इस बार आई थिंक काफी कुछ डिमांड आने वाली है, क्योंकि सोशल स्पेंडिंग पे भी आई थिंक जोर है, डिफेंस स्पेंडिंग में तो जोर है ही है, और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा माहौल बिगड़ रहा है, हमारा पड़ोस और दुनिया में थोड़ा, जिस तो हमारा डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अगर हमारा डिफेंस खराब है तो ये सब जो हम बात करें उसका कोई फायदा ही नहीं है फ्रेंकली। बिल्कुल। तो डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स कंजम्पशन के लिए भी ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ देयर इज सम बूस्ट दैट इज गिवन टू कंजम्पशन, जैसे लास्ट ईयर टैक्स कर गया था, स्लैब कट गए थे, जीएसटी कट गया था, दैट कंटिन्यूटी हैपेंस एंड आई थिंक मार्केट्स विल बी वेरी हैप्पी। हाँ, ऑफ कोर्स कैपिटल गेन्स टैक्स निकल गया, कुछ इधर उधर छोटा मोटा प्रोविजन ट्वीक होगा तो होगा। मेरे हिसाब से आई थिंक कंटिन्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल राइट नाउ। जो बड़ा काम हो गया, जो बड़ा काम था, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने 2025 में ऑलरेडी कर दिया है, और ये साल थोड़ा अगर कंसोलिडेट करके उसको ठीक ठाक नॉर्मल, वो जो पैसे चल रहा है उसको थोड़ा और फास्ट चला देते हैं, थोड़ा रिफॉर्म प्रोसेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा ये जो प्रोसीजरल इश्यूज है उनको थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारे। ठीक। तो ये बजट में एक तो पॉलिसी में कंटिन्यूटी जो है वो ज़रूरी है, उसको बड़े इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। डिफेंस में सर का मानना ये है कि वो गवर्नमेंट का खर्च बढ़ना चाहिए और वो ज़रूरी भी है। कम से कम जो आसपास चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बाकी जगहों के साथ साथ। सर ये जो घटनाक्रम चल रहा है यूएस के अंदर, उससे भी एक सिग्नल तो गया है कि आपको अपने आप को जितना आप मजबूत बना के रखेंगे, जिस तरीके से वो घटनाक्रम वेनेजुएला का रहा, वो पूरी दुनिया और एक आवाज़ नहीं आई, तो ये एक सिग्नल तो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो एक चाइना को छोड़ करके कहीं से ज़्यादा आवाज़ें निकलती हुई दिखाई नहीं दी। तो वो एक चिंता तो है। तो बजट पे सर अभी इसके अलावा सर अगर हम बात करें, जैसे अब अलग अलग सेक्टर वाइज थोड़ी सी बात करें रिजल्ट के सीज़न को लेकर के, आईटी से शुरुआत होती है हमेशा रिजल्ट सीज़न की, बड़ी दिग्गज कंपनियों की एक्सपेक्टेशन क्या है सर? यूएस में जो कुछ चल रहा है उन सब के बीच में अभी भी कई सारी आईटी कंपनीज अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, यूएस से बाहर मार्केट तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी भी बड़ा मार्केट यूएस है, तो क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको आईटी का? आई थिंक केपीओ का मार्केट बहुत जोर से चलेगा, आई थिंक वहाँ पे कुछ टेंशन नहीं है। हम कुछ आई थिंक हम जो देख रहे हैं एज फंड मैनेजर्स, ये आईटी अडेप्ट कैसे कर रही है एआई में। कि बहुत सारा हमारे आईटी कंपनीज लो लेवल काम करती थी, उसको लेबर आर्बिट्राज बोलते थे, राइट। अभी एआई अनफॉर्चुनेटली वो सब नौकरी खा गई, तो बहुत सारे आईटी कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को रिट्रेन करके एआई रेडी कर रहे हैं, और उसके तरीके से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके सब नंबर ठीक हो जाएंगे। तो आई थिंक ये ऐसी चीज नहीं है कि आप 1-3 महीने में खत्म कर दो इसको, बिकॉज इनके वर्कफोर्स बहुत बड़े हैं। तो मुझे जो दिखता है, आई थिंक व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज हाउ आर दीज कंपनीज गोइंग टू अडेप्ट फॉर ऑल एआई इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। और जो कंपनी उसको ठीक ठाक अपने को दिशा दे सकती है, आई थिंक दैट विल बी यूजफुल। नंबर 2, आईटी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इट इज अ वेरी वेरी गुड कैश फ्लो बिजनेस, आपको भी पता है। तो आई थिंक डिफेंसिव नेचर के हिसाब से आईटी इज अ गुड प्लेस टू गो टू। और अल्टीमेटली विपुल, ये साल ना इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट बॉटम अप ईयर, ये टॉप डाउन ईयर नहीं है।
आप सेक्टर की बात कर सकते हो, बट हर सेक्टर में अच्छे कंपनी मिलेंगे, गंदे कंपनी मिलेंगे। 3, 4, 5 साल पहले आप सेक्टर व्यू लेके आप एक सेक्टर में डाल दिए, सब ठीक, घड़े घोड़े सब भाग जाते थे। इस साल द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड लैगार्ड विल बी वेरी वेरी हाई। तो इसलिए मेरे हिसाब से अनलेस आप बहुत ही जानकार इन्वेस्टर हो, आप प्लीज एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए। अनलेस आप बहुत ज़्यादा ही जानकार, आपका डे टू डे काम में आपका सब आई मीन आपके रिसर्च, आजकल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आपकी आजकल फ़ोन में आपका जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो पहले 10 साल पहले कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर लगाना पड़ता था। आजकल इतना कंप्यूटिंग इतना एडवांस्ड हो गया है, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिलती है, कंप्यूटिंग बहुत आसानी से होता है, बट ये जो डिसीजन लेना है, वो थोड़ा आप नंबर के हिसाब से ही नहीं ले सकते हो। तो सॉरी, आप बता रहे थे आईटी के बारे में, आईटी में ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, बट एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अभी बहुत सारे कंपनीज अपने केपीओ बिजनेसेस को इंडिया में बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे कुछ हमारे कंपनीज थोड़े इनरोड करेंगे either as contractors या as subcontractors, I think that will also be a very good area. Number two, I think एक टाइम पे as you know US हमारा सबसे बड़ा मार्केट था आईटी के लिए। हाँ ठीक है, वो H1B वीजा का कॉस्ट बढ़ गया है, बट अभी भी टुडे ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इंडियंस डू, जिनके कारण यूएस कंपनीज के कॉस्ट काफी बचत हो जाते हैं, और वो ट्रेंड कंटिन्यू होते हैं, हमको देख रहा है। और एज जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपने टैरिफ्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था मुझे, तो उसी हिसाब से आई थिंक इंडियन कंपनीज आर आल्सो गोइंग आउट टू अदर लोकेशंस टू सी हाउ दे कैन प्रोवाइड सर्विस, समझे यूरोप में या जापान में या हमारे अपना साउथ ईस्ट एशिया में। तो दे आर आल्सो ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर क्लाइंट बेस। लेकिन सर सवाल ये है कि मतलब जैसे दो तरह के लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि हमारा आमना सामना उनके साथ ज़्यादा होता है डेली प्रोग्राम के माध्यम से। जिन लोगों ने मतलब आईटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? जो लोगों को लग रहा है कि नहीं अब रिजल्ट से पहले कुछ खरीदारी करें, या फिर एक साल के नज़रिए के साथ सही, तो क्या दिग्गजों के साथ जो हमारे जो 3-4 बड़े नाम हैं, उनमें से कुछ लोगों ने, जैसे टीसीएस की तरफ से अनाउंसमेंट हुई एआई पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल जैसे दिग्गज कंपनियों पे फोकस करें, या आपको लगता है नहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए? तो वो तो उस थोड़ा सा अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज पीपुल, मेरा मैं आपको फोकस पता है, हम कमेंट नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से अगर आईटी इज आपको भी पता है थोड़ा एक डिफेंसिव सेक्टर है, हम्म, क्योंकि इसके इनके कैश फ्लो बहुत सही होते हैं। हम्म, अभी चक्कर क्या हुआ है आईटी कंपनीज में, उनका अर्निंग्स में थोड़ा दिक्कत आने लग गया है। पहले हम काफी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते थे क्या आईटी सेक्टर का अर्निंग्स क्या होने वाला था, क्योंकि बहुत ही बहुत मतलब बहुत एक सिस्टमेटिक तरह से काम होता था। भी एआई के कारण और ये थोड़ा यूएस के कारण उनका थोड़ा वो ब्लर्ड हो गया है, और वही मार्केट उनको थोड़ा आई वोंट से पनिश कर रही है, बट थोड़ा आउट ऑफ फ्लेवर हो गया आईटी। बट ठीक। बट एक चीज बताइए विपुल, यार इतना बड़ा सेक्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम्म, तो मेरे हिसाब से इसलिए मैंने आपको पहले बताया था, तो एक फ्लेक्सी कैप टाइप फंड में ये सब आ जाएगा, तो जो फ्लेवर है नहीं है, अर्निंग्स ठीक है नहीं है, वो सब ऑटोमेटिकली आना चाहिए वहां पे। और जिसने पैसे लगाए, देखो सर, ये हाई क्वालिटी कंपनीज है, ये हाई क्वालिटी सेक्टर है, इसमें डरना नहीं चाहिए। थोड़ा 1-2 साल अगर थोड़ा रिटर्न घटे भी तो प्रॉब्लम नहीं है, पैसे तो टिक के रखना चाहिए। बिल्कुल सर। अब आते हैं सर जरा पीएसयू क्षेत्र। इस सब के तमाम घटनाक्रम के बीच में सर थोड़ी बहुत जो ठंडी हवा आ रही है वो थोड़ा पीएसयू की तरफ से ही आ रही है। चाहे अगर हम बैंक से शुरू करना चाहेंगे, एक तरफ एलडीआर के इश्यूज़ हैं एचडीएफसी बैंक और तमाम चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो पीएसयूज़ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी हमने देखा कि नंबर अच्छे रहे। अभी भी जो क्वार्टरली अपडेट्स बिजनेस आई हैं जितने भी बैंकों के, वो ठीक दिखाई दे रहे हैं। क्या अगले साल के लिए, एक साल का अगर नज़रिया हो, 1.5 साल का, हालांकि आपका निश्चित रूप से आपको एडवाइस करेंगे और लंबा नज़रिए के लिहाज से, पर हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में आपको देख रहे हैं, वो साल भर के आसपास अगर उनका नज़रिया है, तो क्या पीएसयू बैंक एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट की तरफ भी देखना चाहिए? आपका व्यू क्या है सर बैंकों को लेकर? मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स का अभी काफी अच्छा, पीएसयू इंडेक्स, बैंक इंडेक्स देखोगे तो इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्सेस लास्ट 5 साल के हिसाब से। आप देखोगे, जो मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से, क्या एटलीस्ट 3 to 5 years आप देखना चाहिए। और उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया प्राइवेट सेक्टर इंडेक्स में। आप प्राइवेट सेक्टर इंडेक्स देखोगे तो मतलब इतना
मुनाफा नहीं हुआ, बट वहाँ पे भी देर आर सम वेरी हाई क्वालिटी नेम्स। आप जानते ही वो नाम पे, उनके इंडेक्स में तो ऑलरेडी बड़े बड़े नाम है ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग एज अ सेक्टर, फाइनेंशियल एज अ सेक्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो नंबर वन है। क्योंकि वो शरीर के खून के जैसे है, मतलब इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, फाइनेंशियल्स में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनबीएफसीज, यही तीन चार है, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, राइट। अभी बैंक्स में आपके हिसाब से आप, आई थिंक मैं तो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर ऑलवेज सोचता हूँ थोड़ा। आई थिंक जहाँ रिटर्न्स नहीं आया उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि उनके रिजल्ट या उनका अर्निंग्स में क्या है। तो आई वुड लाइक टू सी जनवरी में इनका रिजल्ट कैसे आएगा, उनका फॉरगेट रिजल्ट, रिजल्ट तो पास्ट हो गए, उनका कमेंट्री क्या है अगले 6-9 महीने के लिए। और अगर वो कमेंट्री पॉजिटिव है और उनको अर्निंग्स अपग्रेड्स दिख रहे हैं, और या स्टेबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि ये लास्ट 6 महीने में इंटरेस्ट रेट बहुत घटे हैं, तो लेंडिंग रेट्स कम हो गए, बट बोरोइंग रेट जो उनके डिपॉजिट रेट्स है उनके ज़्यादा कम नहीं कर पाए। तो वो थोड़ा आपका जो बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो थोड़ा घट गए। तो आई वुड लाइक टू सी सम ऑफ दोज नंबर्स एंड देन वी कैन टेक अ डिसीजन वेदर टू डू पब्लिक या प्राइवेट। बट ठीक। अगेन विपुल, द सेम, आप मैं आई जस्ट गो बैक, वो सॉरी थोड़ा रेपिटेशन है, बट ये थोड़ा बॉटम अप सेक्टर है। हर सेक्टर इंडिया में आजकल बॉटम अप देखना चाहिए। हाँ, फाइनेंशियल्स में मुझे एज अ सेक्टर मुझे ठीक लगता है, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमी, नंबर वन। नंबर टू, इट इज हमारे जो पहले के प्रॉब्लम्स थे 10-12 साल में, काफी कुछ क्लीन अप हो गए, तो हमारे बैलेंस शीट्स बहुत हेल्थी है। एंड अगर आपको लगता है इंडिया 8-9% ग्रो करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल्स हैव टू डू दैट। बिल्कुल सर। सर अभी जिस पे आप बात कर रहे थे बजट को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, डिफेंस स्टॉक्स पे दो तरह के व्यूज़ ज़्यादातर सामान्य तौर पे आ रहे हैं। एक तो लोगों का ये कहना है कि कोई लोगों का कि थोड़ा सा महंगे लगते हैं कई बार डिफेंस स्टॉक्स। दूसरा एक ये है कि 5 से 7 साल का नज़रिया होना चाहिए डिफेंस में जब भी आप निवेश करें। तो आपका व्यू क्या है? एक जो चिंता लोगों के सामान्य तौर पर दिखाई दी है कि वो जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन करने की क्षमता है या नहीं, उसको लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं। तो अभी डिफेंस के अंदर जो लोग एक्सपोजर ले रहे हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप? और दूसरा, डिफेंस सेक्टर को लेकर के क्या अग्रेसिवली निवेश करना भी चाहिए कि नहीं? आपकी राय क्या रहेगी? सर, एनी सेक्टोरियल फंड, विपुल, आप एक चीज समझ लीजिए, वेदर डिफेंस फंड है या आईटी फंड है या फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, एक एक सेक्टर में आप बहुत सारे पैसे डालोगे तो थोड़ा, मेरे हिसाब से वो एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी हो जाता है। तो आप कैसे टाइप के इन्वेस्टर है आप, प्लीज वो आपके हिसाब से आपको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर है तो यस, डिफेंस, फाइनेंशियल्स, आप अंदर जाओगे एंड यू कैन गेट इन गेट आउट क्विकली। मेरे हिसाब से आई थिंक डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नैरो सेक्टर है, इसमें बहुत सारे कंपनीज नहीं है। आप देखोगे तो लिस्ट काफी छोटी है उसके हिसाब से, एंड इनके काफी शेयर प्राइस काफी बढ़ गया है लास्ट 3-4 साल में। आपको भी पता है, नंबर्स तो आपके सामने ही है। तो आई वुड से ट्रेड विद कॉशन, थोड़ा आराम से आप इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको करना चाहते हैं तो, एंड थोड़ा सोच समझ के कीजिए। इट्स नॉट एन ईजी सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। रही आपकी फर्स्ट बात की, आपका बात बिल्कुल सही है, आई थिंक एग्जीक्यूशन इज चैलेंज, इसीलिए थोड़ा वो कंपनी स्पेसिफिक बॉटम अप होना चाहिए। जो कंपनी एग्जीक्यूट कर पा रही है, ज्यादा डिले नहीं हो रहा है, वर्किंग कैपिटल मीट हो रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, आई थिंक वो कंपनीज अच्छी करेंगी। बट एज अ सेक्टर इट इज अनमिसेबल सेक्टर, अनफॉर्चुनेटली। इट इज जो दुनिया में अभी चल रहा है, आई थिंक नो कंट्री कैन अफोर्ड टू आउटसोर्स इट्स डिफेंस। जो 5-10 साल पहले लोगों को लगता था क्या मैं ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे को आके प्रोटेक्ट करेंगे, या ये मेरे पास ये हथियार नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीसफुल कंट्री है, मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। आई थिंक वो सब अजम्पशन अभी अनफॉर्चुनेटली निकल गए। हम थोड़ा जैसे बोलते हैं, वी आर नाउ इन अ नॉट इन अ कोलैबोरेटिव वर्ल्ड, वी आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हर देश अपना अपना देखना पड़ेगा, अपने लिए देखना पड़ेगा, और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट इज डिफेंस, बिकॉज अगर डिफेंस नहीं है तो बाकी देश ही नहीं है आज के। बिल्कुल सर। सर क्या डिफेंस पे फोकस ज़्यादा बढ़ने की वजह से रेलवे थोड़ा सा इग्नोर हो रहा है? रेलवे ने पिछले 1.5 साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिए।
बहुत लोग जो ट्रेडर होते हैं उनकी निगाहें थीं कि इस बार फिर बजट आ रहा है, फिर वो कुछ लोग होते हैं 2-3 महीने पहले कुछ शेयर खरीदते हैं, वो जनवरी के आसपास बेचते हैं। इस बार एक मौका तो लगा ऐसा कि रैली आ रही है, पर वो 2 दिन 3 दिन के अंदर वो गायब हो गई और बहुत लोग हायर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं। अब वो डेली हमारे पास सवाल आते हैं, रेलवे क्या थोड़ा सा इग्नोर हो रहा है कि फोकस डिफेंस पे ज़्यादा हो गया? ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो विपुल। आई थिंक देखो गवर्नमेंट के हिसाब से 3-4 चीज कर सकती है। दे कैन स्पेंड मनी ऑन कंजम्पशन, दे कैन स्पेंड मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके डिफेंस आ जाते हैं, आपके रोड आ जाते हैं, आपके रेलवे आ जाते हैं, आपके पोर्ट्स आ जाते हैं, आपका बाकी सब बड़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ जाते हैं, करेक्ट। तो बिल्कुल। अभी लास्ट 1 साल से आप देखोगे 2025 बजट में गवर्नमेंट ने कंजम्पशन के ऊपर बहुत फोकस किया, टैक्स बढ़ा दिया था और अपना कैपेक्स जो बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया था, बट परसेंटेज वाइज थोड़ा घट गया। तो अगर वो ट्रेंड मेंटेन होने वाला है फॉर द नेक्स्ट से, अगर ये बजट आएगा समझो 20 दिन में, अगर वैसे ट्रेंड दिख रहा है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव मोर एम्फोसिस ऑन कंजम्पशन एंड बोला जो हम लोग ने कैपेक्स किया है वो ठीक है, देन आई थिंक सम ऑफ दीज वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। आपको थोड़ा अगेन सोच समझ के पैसे डालना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल। तो इट सर। इज वेरी रिलेटेड। जितना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक नंबर आप जोड़ के आप इनके ये कंपनीज उसके हिसाब से आगे पीछे जाएंगे। जी। बट ऐसा नहीं है कि रेलवेज पे काम नहीं हो रहा है, बहुत काम तो बहुत हो रहा है, बिकॉज इनके पास अभी भी काफी बजट है। आपका हमारे इन्वेस्टर का प्रॉब्लम है कि ये सब अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ऊंची वैल्यूएशन में आ गए। अभी ये कंपनी ठीक ठाक है, ऊंची वैल्यूएशन है, तो ठीक है आप 1 1.5 2 साल रिटर्न नहीं आएंगे, बट कंपनी अच्छी है तो इवेंचुअली आप पैसे तो बनाओगे। अगर आप समझो इवन इफ यू आर पुट एट द हाईएस्ट वैल्यूएशन, और ये आईटी बूम का सबसे बड़ा खासियत है। 2000 में जो इन्फोसिस या विप्रो में पैसे डाले थे, जो उस टाइम के बहुत बहुत ऊंची वैल्यूएशन में चले गए थे, वो 2 3 5 साल पैसे नहीं बनाए, बट इवेंचुअली 10 साल में तो पैसे बन गए होंगे। वो तो ये आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में दिख जाएगा। तो बिल्कुल। आप वो तरीके से देखेंगे तो ठीक ठाक है, बट अभी के लिए मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी बजट आएंगे तो लेट्स सी कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या एक्सपेक्टेशन है स्पेंडिंग का, या क्या नंबर निकलते हैं स्पेंडिंग के लिए, एंड देन वील टेक अ कॉल आफ्टर। बिल्कुल। इसलिए मैं बोलता हूँ प्री बजट में ज्यादा ठीक है। आई मीन इट इज वेरी गुड, हम दोनों बात कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एक सेंटिमेंट रैली आ गई और फिजल आउट भी हो गया था। बट एक्चुअली द इंटरेस्टिंग थिंग इज टू सी 1 फेब के बाद जो बजट के डॉक्यूमेंट निकलेंगे, जो उनके फाइन प्रिंट होगा, उसके हिसाब से अगले अगले साल का आप थोड़ा बहुत आप वी कैन प्लान बेटर। जी बिल्कुल। सर, एक जो हमने बैकग्राउंड बनाया है, मैं चाहूँगा कि उसको ज़रा फुल फ्रेम में दिखा दिया जाए और उस पे ही आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा। ये बहुत लोग जानना चाह रहे हैं इस समय कि बजट से पहले क्या खरीदें, क्या कोई टिप्पणी रहेगी या फिर इस प्रश्न को आप अवॉइड करना चाहेंगे, जैसी आपकी इच्छा सर। नहीं जी। नहीं मुझे आई डोंट वांट टू अवॉइड, आई कैन नॉट से व्हाट टू बाय हाँ, पीपल। अगर मैं ना, सेक्टर वाइज, सेक्टर वाइज, सेक्टर वाइज। not even sector, see I think हाँ। sector wise, as I said, financials are always good. Pharma is a good place today, pharma and healthcare. वहाँ पे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट खराब हो गया था क्योंकि सैंक्शंस और आई मीन सॉरी टैरिफ के कारण, बट आई थिंक थोड़ा वहाँ पे आई थिंक दैट्स अ लिटिल गुड प्लेस टू गो। कंजम्पशन स्टॉक्स आर ओके, कंजम्पशन सेक्टर इज लुकिंग ऑल राइट। बट ये जो कैपेक्स नेम्स है, इसलिए आपने बताया था रेलवेज डिफेंस, इसमें थोड़ा यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। इसमें कुछ तकलीफ नहीं है, आई एम अगेन सेइंग ये कुछ जैसे फ्रॉड सेक्टर नहीं है, ये काम हो रहा है, बहुत जोर से काम हो रहा है। तो वैल्यूएशंस में थोड़ा है, तो आपको जरा ज्यादा काम करके यू विल हैव टू डिसाइड। और अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड। मुझे लगता है कि आप हाई क्वालिटी बिजनेस में डालिए, आप कंपनीज में डालिए जहाँ पे अर्निंग्स अपग्रेड होने का चांस है, आप कंपनीज में डालिए जहाँ पे कैश फ्लो ठीक ठाक है, और वो सब नंबर अभी आने लग जाएंगे जैसे आपने बताया था अगले हफ्ते से चालू हो जाएंगे। तो आप वैसे करके अगर किसी को स्टॉक में डालना है तो ये 3 4 चीज आप देख के आप उसमें डालिए। डोंट वरी अबाउट द सेक्टर, आप नीचे से ऊपर आइए, ऊपर से नीचे मत जाइए। दैट इज माई ओनली एडवाइस फॉर 2026। ये ईयर थोड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है, क्योंकि लीडर और लगाट में पहले होता नहीं था। पहले आप 2000 समझो 3 4 साल पहले आप सेक्टर पकड़े ठीक से तो आपका पैसे बन जाते थे, बिल्कुल। और ज्यादा लीडर और लगाट में ज्यादा फर्क नहीं होता था। वही सेक्टर में जो सबसे अच्छा काम कर रहा है उसका भी प्राइस एक्स था, और नीचे वाले का जो घटिया काम भी कर रहा है उसका ज्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि सब भाग रहे थे उस टाइम पे। वो थीम, उसको हम लोग बोलते हैं थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग। हाँ,
थीम हमने एक में थीम पकड़ लिया, वो थीम भाग रहा है तो जो भी उसको थीम के अंदर है वो सब भाग जाते हैं। 26 मेरे हिसाब से वैसा नहीं होगा। 26 बॉटम अप होगा, हाई क्वालिटी बिज़नेसेस चलेंगे, कैश फ्लो चलेगा और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। धैर्य आपको बना के आपको चलना आपको होगा। एक आपको एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके रिटर्न नहीं बनते 1 महीने के लिए, आप फ़िक्र मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपका कन्विक्शन है वो सेक्टर पे या स्टॉक पे या म्यूचुअल फंड पे, आप प्लीज़ उसको टिके रहो। हाँ, हर महीना उसका पोर्टफोलियो देखो, अगर आपको ठीक-ठाक लगता है, प्लीज़ कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न्स समटाइम्स फ्रंट एंड होते हैं, जो लास्ट समझो 22-23 में हुए थे। जी। अभी 24-25 में थोड़ा बैक एंडेड हो रहे हैं। लास्ट 12-18 महीने से मार्केट थोड़ा चॉपी हो गया है। हो भी सकता है क्या ये साल भी ऐसे ही होगा, बट ये इस टाइम पे पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धैर्य की काफ़ी आवश्यकता है, निवेश करते रहिए और पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, यही सफलता का मूल मंत्र है, ये कहना है राघव सर का। राघव सर, थैंक यू, धन्यवाद थैंक आज की इस थैंक चर्चा यू में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सर, अपना समय ऐसे ही बीच बीच में आप देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के इस कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने छोटे शेयरों को लेकर के आपकी समझ जो है कम है, या फिर आप जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, तो कल शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारा खास सेगमेंट अपलोड हो चुका है। जाइए उसे देखिए, छोटे शेयर ऊंची छलांग, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दीजिए। और बाकी जिन शेयरों पे आप फंसे हुए हैं या जिन पे आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसके लिए सही समय होगा कल 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आप दोपहर में सवाल पूछिए। और बाकी कहाँ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है वो सुबह 10 बजे जो है आप हमारे साथ यार बाज़ार में जुड़िए। तो लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।